कि कुर्सी का पानी से गहरा नाता है। कुर्सी का पानी से गहरा नाता। कुर्सी का पानी से गहरा नाता है। कुर्सी छीनते ही आंखों में पानी भर जाता है। कुर्सी छीनते ही आंखों में पानी भर जाता है और कुर्सी मिलते ही आंखों का पानी मर जाता है। आंखों का पानी मर जाता है। नमस्कार, एस भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार पांडे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने कार्यक्रम मैंने अनुभव से सीखा है के माध्यम से आपको समाज की उन हस्तियों से मिलाते रहते हैं जो इसी समाज में रहकर कुछ अलग काम कर रहे हैं, कुछ अलग पहचान बना चुके हैं और बना रहे हैं। दोस्तों, आज हमारे बीच में इसी तरीके की एक शख्सियत पंकज प्रसून जी हैं। अगर हम उनकी बात करें तो पंकज प्रसून जी एक राष्ट्रीय स्तर के कवि, व्यंग्यकार, रचनाकार हैं। साथ ही वह CSIR में सीनियर वैज्ञानिक पेशे में भी हैं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ में इतनी बड़ी हस्ती मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस भारत में। जी नमस्कार आप सभी को। आप रायबरेली के रहने वाले हैं। जी। और जहाँ तक हम जान रहे हैं कि आपने कविता लिखना काफ़ी पहले से शुरू कर दिया था। जी। तो जिस उम्र में लोग अपना पढ़ाई लिखाई कहने पे करते हैं, टारगेट भी उस समय तक शायद नहीं फिक्स हो पाते हैं, उस उम्र में आप कविता लिखना शुरू कर चुके थे। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और किस तरीके से? मुझे ऐसा लगता है कि प्रेरणा हमेशा आसपास से मिलती है। जब हम बच्चे रहते हैं, जब हम उस आयु वर्ग में रहते हैं, तो हमें लगता है कि हमें प्रेरणा लेने के लिए बड़े व्यक्तित्वों की ज़रूरत नहीं होती है, आसपास से हमें प्रेरणा मिलती है। तो जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि हमारा जो बैसवारा क्षेत्र है, जहाँ मैं रहने वाला हूँ, तो बैसवारा रीजन साहित्यकारों का गढ़ है। वहाँ की आप पान की गुमटी पे जाएंगे तो जो पान आपको खिला रहा होगा चूना लगाते समय, वो भी जायसी के छंद सुना रहा होता है। और जो हमारे यहाँ वो झाड़ू लगा रहा होता है, वो भी आपको घनाक्षरी सुना देगा, सवैया सुना देगा। इतना याद है वहाँ लोगों को। मेरा जो क्षेत्र था जहाँ मैं रहता, छोटा सा गांव है सहजौरा, तो वहाँ पर बड़ा साहित्यिक माहौल था। और मेरे पिताजी खुद कवि सम्मेलनों का आयोजन कराते थे वहाँ पे। और वहाँ पर एक कालिका मुंशी जी हुआ करते थे, उनकी अभी मृत्यु हो गई कुछ समय पहले। वो रिटायर्ड शिक्षक थे और उन्होंने वहाँ के जितने भी स्थानीय साहित्यकार थे उनका बड़ा अच्छा समूह बना रखा था। उन्होंने सहजौर साहित्य संगम की स्थापना की थी। और मैं तो वैसे अमूमन पहले प्रेरणा तो कवि सम्मेलन सुन के कवियों को अंदर मन में जागी और मैंने लिखना शुरू कर दिया था। उसको लिख करके डायरियों में अपना आदत, शुरुआत में हम लोग डायरी लेखन ही करते हैं। तो एक डायरी मुझे मिली थी घर से, पुरानी डायरी थी, और उस पर मैंने लिखना शुरू किया था। लिख के मैं रख देता था। मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा नहीं लिख रहा हूँ। हर डायरी लिखने वाले के मन में यह भावना रहती है कि मैं अच्छा नहीं लिख पा रहा हूँ। इसी के चलते बहुत सारी अच्छी रचनाएं डायरियों में दफन होकर रह जाती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं अच्छा नहीं लिख रहा हूँ। मेरे पिताजी को वो डायरी मिली। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या ये सब तुम्हारी रचनाएं हैं? मैंने कहा हाँ, ये तो हमारी है। तो वो डायरी लेकर के वो कालिका मुंशी जी के पास गए। तो उन्होंने कहा ये मेरा बेटा है, और कह रहा है ये सब रचनाएं उसकी लिखी हुई हैं, ज़रा देखिए क्या है इसमें। तो उन्होंने डायरी को देखा तो कहा ये उसकी रचनाएं, इतनी परिपक्व रचनाएं लिख रहा है, ये उसकी तो नहीं हो सकती हैं, ये कहीं से कॉपी करी हैं उसने। तो उन्होंने मुझे बुलाया वहाँ पर, जहाँ दोपहर में गोष्ठियाँ हुआ करती थी हमारे वहाँ पर। तो उनकी एक पानी की टंकी थी, बगल में खेत थे, वहीं पे उन्होंने अपना एक फार्म हाउस बना रखा था। गांव में खैर हर घर फार्म हाउस ही होता है। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि जो है ये तुम्हारी है? हमने कहा हमारी है। बोले मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ, ऐसा करो कि मैं एक लाइन देता हूँ, अगर तुम पूरा गीत बना के ले आओगे इसी एक लाइन से तो मैं जान जाऊँगा कि ये सारी रचनाएँ तुम्हारी हैं। उन्होंने मुझे एक लाइन दी थी कि कोई ऐसा मंत्र कहो तुम मन सौहार्द पूर्ण हो जाए। कहा जाओ पूरा लिख के लाओ, मुझे लिख के कल तक ला के दो, मैं समझ जाऊंगा। मैं वहाँ से वो उनकी वो लाइन नोट की, मैंने फिर गया और अपने घर आया। तो उस दिन लगा कि मेरी इज्जत दांव पे लगी हुई जैसे, क्योंकि अगर मैं नहीं लिख पाया तो मेरी ये सारी डायरी की रचनाएं मेरी नहीं मानी जाएंगी। कहा जाएगा यार ये तो कहीं से कॉपी करी है। अब मेरे लिए बड़ा चैलेंज था और मैं सुबह दोपहर में आया
और दोपहर के बाद मैं अपने गांव के टिब्बुल के पास बैठ गया, जहाँ मेरी पढ़ाई हुई है, स्कूलिंग हुई है। और वहीं टिब्बुल के पास में बैठ करके रात में पानी चल रहा था और मेरी कलम चल रही थी। मैंने पूरी रात भर में वहाँ करीब जब बिजली आती गांव में तो पानी चलता है, तो रात में बिजली अमूमन गांव में आती थी तो पानी लगा दिया जाता था खेतों में। तो खेतों में पानी लगाया जा रहा था तो मैं इधर अपनी कलम चला रहा था। मैंने रात के 2 बजे पूरा गीत लिख डाला और मैं सुबह सुबह बिल्कुल 7 बजे पहुँच गया उनके पास। मैंने कहा देखिए मुंशी जी, मैंने लिख लिया है। मैंने आगे लिखा था वो लाइन आपको सुना देता हूँ। कोई ऐसा मंत्र कहो तो मन सौहार्दपूर्ण हो जाए, जन जन के उर अंत स्थल में केवल प्रेम उदधि लहराए। अरे तो जैसा मैंने एक लाइन दी थी जितनी साहित्यिक, उससे ज़्यादा साहित्यिक तो दूसरी लाइन तुमने लिख दी है। खैर उन्होंने सारे साहित्यकारों को बुलाया और उसके बाद में कहा कि देखिए ऐसा है कि एक कवि हमारे कुनबे में जुड़ गया है। अब वो जो कवि सम्मेलन हम लोग हर साल में करते हैं, साल में एक बार, उसमें इस बार पंकज के काव्य पाठ से ही कवि सम्मेलन शुरू होगा। तो मैंने पहली बार अपने स्थानीय सहजौरा के मंच पर काव्य पाठ किया और वो मंच बड़ा समृद्धशाली मंच था। रायबरेली के जितने बड़े साहित्यकार थे वहाँ में आते रहे, चाहे वो आपके श्री बहादुर सिंह भदौरिया जी हों, चाहे उपेंद्र जी हों, तो वो सब आते थे। तो मैंने पहली बार वहाँ काव्य पाठ किया और यही वाला गीत पढ़ा मैंने। और उसके बाद में मुझे याद है कि जितने कवि थे, हर कवि ने मुझे मालाओं से लाद दिया था, अपनी मालाएं मुझे पहना दी थी। वहाँ से मेरी ये यात्रा शुरू हुई। अच्छा, अभी वो तो जी यात्रा आपकी शुरू हो गई, लेकिन इसके बाद में आप सीएसआईआर में वैज्ञानिक पेशे में हैं। जी जी एक तरफ ये वैज्ञानिक पेशा, उसके जी जी बाद में ये कविता, बड़ा यथार्थ और कल्पना तमाम चीज़ों का जो है जोड़ बिल्कुल। है, तो उसको कैसे आप जो है इतना सामंजस्य बैठा पाते हैं? देखिए ऐसा है कि मेरा मानना है कि कभी भी दवा बनाता है और मैं भी यहाँ दवा ही बना रहा हूँ। हुँ, जहाँ मैं काम करता हूँ, सीएसआईआर की जो लैब है CDRI, वो दवा बनाने का काम करती है। तो दवा मैं पहले से बना रहा था। वो कवि जो होता है, मेरा ऐसा मानना है, और एक वैज्ञानिक होता है, दोनों बड़ी सिमिलरिटीज़ होती हैं। जो वैज्ञानिक होता है वो तन की दवा बनाता है, जो कवि होता है वो मन की दवा बनाता है। मन की दवा मैं पहले से बना रहा था, तो तन की दवा बनाने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं हुई। और जो वैज्ञानिक होता है वो आपने देखा होगा कि वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देता है, लेकिन कवि के पॉइंट में ही पावर होती है। तो पॉइंट में पावर पहले से थी तो यहाँ पावर पॉइंट में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। और भाई अब वैज्ञानिक क्या करता है, रिसर्च पेपर लिखता है, वो जर्नल्स में छपते हैं, और कवि जनरल लोगों के लिए लिखता है, वो भी जनरल के लिए लिखता है। तो काफ़ी कुछ सिमिलरिटीज़ थी। हमें लगता है कि चूँकि मैं खोजी प्रवृत्ति का था ही, कविता भी एक खोज होती है, एक यात्रा होती है और कुछ नया निकालने की तमन्ना होती है एक कवि के अंदर। बहुत सारा लिखा जा चुका है, ऐसा कुछ नहीं जो लिखा ना जा चुका हो। उसमें से हम क्या निकाल पाते हैं, अब क्या नया शिल्प हम गढ़ पाते हैं, क्या नई शैली गढ़ पाते हैं हम, तो वहाँ खोजना होता है और सागर में उतरना होता है। और रिसर्च बिल्कुल यही है। इतना सारा काम हो चुका है, उन्हीं काम से आपको नया काम निकालना है। तो बड़ी सिमिलरिटीज़ हैं दोनों में। मैं तो बड़ा एंजॉय करता हूँ और कभी-कभी रिसर्च करते-करते कविता मन में आ जाती है। कभी सम्मेलन में काव्य पाठ करते-करते मंच पे बैठे-बैठे कोई नया कॉन्सेप्ट विज्ञान का मन में आ जाता है। तो दोनों ही बड़े अच्छे से चल रहे हैं। अच्छा, आप राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जी, देखा जी। जाए, आपको तमाम पुरस्कार मिले हुए हैं और आपके एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और कई जी, प्रकार जी। के आपने रिकॉर्ड बना रखे हैं। इतनी सारी चीज़ें आपने कर रखी हैं। इसके पीछे वजह क्या मानते हैं आप कि जो है ये सारी चीज़ें आपके हक में आई? इसके पीछे क्या वजह? देखिए इसके पीछे मुझे लग रहा है कि जो भी सफलता मिलती है, उसके पीछे बहुत सारे कारण लोग बताते हैं। लेकिन एक जो मेरा मानना है, उसके पीछे एक आपका जुनून होता है, आपकी एक ज़िद होती है। वही ज़िद और जुनून ही आपको ये सब कुछ दिलाती है। क्योंकि अच्छा लगता है जब कोई अवार्ड मिलता है, लेकिन अवार्ड यूँ ही नहीं मिलता है, उसके लिए आपको काम करते रहना पड़ता है। तो मैंने काम किया और उस काम से बहुत सारी चीज़ें मुझे हासिल हुई। हिंदी संस्थान से मेरी 2 किताबें, यहाँ हिंदी संस्थान ने उसको अवार्ड दिया। मैं बहुत कम उम्र का था जब पहली बार मुझे यहाँ सम्मानित किया गया था हिंदी संस्थान में। मेरी किताब को अवार्ड मिला था, पहली किताब थी हमारी वो। उसके बाद मेरी दूसरी किताब जो मेरी विज्ञान कविताओं की थी, उस पर मुझे हिंदी संस्थान ने दूसरा अवार्ड दिया।
और बहुत कम उम्र में 2 अवार्ड मुझे मिल गए। तो मेरी ये स्थिति है कि अब हिंदी संस्थान से मैं जो है आउट हो चुका हूँ, क्योंकि वहाँ 2 ही अवार्ड मिलते हैं मैक्सिमम, उसके बाद 60 साल बाद मिलते हैं, जो 10 लाख वाले, 5 लाख वाले रहते हैं। तो मुझे जितना मैक्सिमम लगता है कि मैंने जो काम किया, मेहनत की, वो मुझे मिला, अवार्ड के रूप में हो। और अवार्ड से ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है कि जब कोई रचना हमारी वो जनमानस में उतरती है, क्योंकि अवार्ड याद नहीं रखे जाते हैं, कोई नहीं याद रखता आपको कितने अवार्ड मिले हैं, ये मिला, वो मिला, ठीक है। आपको वो अवार्ड मान्यता दिलाते हैं, लेकिन पॉपुलैरिटी वो आपकी रचना से मिलती है, अवार्ड से कोई लोग। तुलसीदास को कौन सा अवार्ड मिला था, कबीरदास ने कौन सा अवार्ड मिला, कोई इन लोगों को अवार्ड नहीं मिला, जायसी को कोई अवार्ड नहीं मिला, महावीर प्रसाद द्विवेदी को कोई अवार्ड नहीं मिला। तो ये सारे कवि जनमानस में उतरे हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा अवार्ड होती है कि आपकी कोई एक ही रचना, एक रचना अगर आप जनमानस कहे कि नहीं देखो उस रचना को पंकज प्रसून ने लिखा है, तो वो सबसे बड़ा अवार्ड होता है। वैसे जहाँ तक हम जान रहे हैं, आपकी कुछ रचनाएं तो ऐसी हैं कि आपको बाद में पता चला है कि उसे अनुपम खेर हो या कुमार जी, विश्वास जी। जी हों, उन्होंने अपने पेज से या अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया हो, बिल्कुल। तो उस समय जब बाद में आपको पता चला, कैसा लगा? हाँ, देखिए ये बड़ी अच्छी बड़ी अंदर से खुशी होती है। मेरे तमाम अनुभव हैं इस बारे में। अब आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। आपका जो कंटेंट है वो बहुत तेज़ी से, आप समझ नहीं सकते हैं कि कुछ एक सेकंड में ही जी। वो पूरे दुनिया में पहुंच जाता है। ये जो कुछ स्ट्रॉन्ग कंटेंट था, इसमें बड़ा अच्छा जनता ने उसे पसंद किया, तो वो पहुंचा, ऐसे-ऐसे लोगों तक पहुंचा, चाहे वो आपकी चित्रा जी हों, उसकी आज तक वाली। अब उन्होंने मेरी रचना शेयर की और लिखा कि मुझे न कवि का नाम नहीं पता है, और ये गज़ब की रचना, मैंने नोटबंदी पे कविता थी। तो उसके बाद में जब पता चला तो उन्होंने मेरा नाम एडिट किया बाद में। कुमार विश्वास को भी पता नहीं चला, उनके मोबाइल पे कोई रचना मिली और उनको मेरा नाम नहीं पता था। उन्होंने भी शेयर किया कि मेरे व्हाट्सएप पर मेरी वो कविताएँ मुझे ये प्राप्त हुई। बाद में उन्होंने मेरा नाम डाला। सेम ऐसे अनुपम खेर जी को मेरी एक रचना मिली। तो लड़कियाँ बड़ी लड़ाका होती हैं, जो उन्होंने टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क से उसको पढ़ा। बहुत भयानक ठंडी थी, मुझे याद है, और वो वहाँ जो वीडियो उनका था जो उन्होंने सोशल मीडिया पे अपलोड किया था। तो अनुपम खेर जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 9 मार्च को मनाया जाता है, तो उस दिन वो हमारी कविता टाइम्स स्क्वायर से पढ़ रहे थे न्यूयॉर्क में, और बड़ी शिद्दत के साथ पढ़ रहे थे और याद करके उन्होंने कविता को पढ़ा था। और उसके बाद वो कविता इतनी फैली, उस पे मिलियंस व्यूज़, जो उनके जो वॉल पे उनके अनुपम खेर जी की। जी। तो लेकिन उसमें लोगों ने हमें टैग करना शुरू कर दिया। आजकल नाम किसी को जानना बड़ा आसान हो गया है। कोई पोस्ट अनुपम खेर जी ने करी, वो हमको टैग होने लगे लगातार। इतना टैग हुआ कि फिर फ़ोन आ गया उनका हमारे पास, कहा प्रसून जी आपकी कविता बहुत अच्छी लगी, मुझे पता नहीं था आपकी है, और ये कविता मैंने कई लोगों को मैं सुना चुका हूँ, और मैंने तो सोशल मीडिया पे बाद में अपलोड किया, उससे पहले मुझे कविता बहुत पसंद है। फिर उसके बाद उनसे बात होने लगी हमारी, फिर दोबारा उन्होंने पोस्ट डाली, फिर लिखा कि मुझे अच्छा लगा, मुझे पंकज प्रसून से आज मेरी बात हुई। और फिर उन्होंने मेरी 6 कविताएँ पढ़ी बाद में, मदर्स डे पे पढ़ी, फिर उसके बाद में उनकी एक किताब आई उसके लिए पढ़ी, और अपने पिताजी की वो पुण्यतिथि पे उन्होंने मेरी एक पिता पे कविता पढ़ी। फिर वो बहुत सारी कविता उन्होंने हमारी पढ़ी, और बड़ा अच्छा उनसे रिलेशनशिप मेरा उनसे बन गया। अभी जब मेरी किताब आई थी लड़कियां बड़ी लड़ाका होती हैं, तो उसकी भूमिका भी उन्होंने लिखी। और फिर बम्बई जब मैं गया था तो उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया, और मेरी किताब का अपने ऑफिस में उन्होंने लोकार्पण किया बम्बई में। तो ये कुछ कवि के साथ में मुझे लगता है कि कुछ भाग्य भी अच्छा रहता है कंटेंट के क्या साथ-साथ। इसमें आप कहना ज़रूर चाहेंगे कि इसमें सोशल मीडिया का कितना ज़्यादा अहम रोल हो चुका है आज की डेट में, ख़ास करके युवा कवियों के लिए? देखिए सोशल मीडिया में अच्छी चीज़ें भी हैं और ख़राब चीज़ें भी हैं, और दोनों की अपनी-अपनी मार्केट है। यहाँ ढिंचैक पूजा भी हिट हो जाती है सोशल मीडिया पे, वो भी स्टार बन जाती है। कैसे-कैसे गाने वाले आते हैं, बेसुरा गा के भी वो हिट हो जाते हैं, तो दोनों तरह के हैं। हाँ, लेकिन एक होता है कि ये लोग भुला दिए जाते हैं। जितने भी लोग इस तरह के वायरल होते हैं, जिसमें कंटेंट में दम नहीं है, लेकिन लोगों ने पसंद किया, कुछ दिन तक करते हैं, फिर वो धीरे-धीरे, लेकिन जो शाश्वत चीज़ें होती हैं वो लोग लंबे समय तक याद रखते हैं, उसको शेयर करते हैं। अब लता मंगेशकर के गीत देखिए, वो भी पता नहीं कितने सालों तक चलेंगे, और बीच में हनी सिंह जैसे लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, बहुत सारे आएँगे आगे, चले जाएँगे।
दोनों वायरल होते हैं, बहुत सारा उनका भी कंटेंट है, इनका भी कंटेंट है, लेकिन ये समय तय करता है कि कौन सा कंटेंट कितना आगे जाएगा, कौन सा शाश्वत है, कौन सा क्षणभंगुर है। समय के साथ समय बदला तो आपका कंटेंट पुराना हो गया। कुछ कंटेंट ऐसा होता है कि समय के साथ पुराना नहीं होता है, सदाबहार। अभी तक हम लोग सुनते हैं। तमाम सारे गुलजार के गीत हैं, तमाम सारे अभी कविताएं देखिए हम लोग सुभद्रा कुमारी चौहान के आज भी पढ़ते हैं। तो ये कंटेंट डिसाइड करता है। हाँ, सोशल मीडिया पे एक चीज़ अच्छी हो रही है कि बहुत सारे लोगों को जिनको मंच नहीं मिल पाते हैं कवि सम्मेलन में, चूँकि वहाँ एक मारामारी है और वहाँ पूरा एक गणित चलता है कवि सम्मेलन में, तो वहाँ पे उनको मंच नहीं मिल पाता। ऐसे लोग अपने सोशल मीडिया पर अपनी पोएट्री अपलोड करते हैं और लोगों तक पहुँच जाते हैं। बाद में कहता भाई कौन कवि है, देखो यार, वो आयोजक देखता है कि यार ये तो बड़ा वायरल है, यूट्यूब पर इतना लोगों ने इसे देखा है, फेसबुक पर, तो वो उसको सीधे संपर्क करके बुला लेता है। ये एक फ़ायदा है उसका, सोशल मीडिया का। आपको हमने एक चीज़ और देखी है कि वैसे तो तमाम कवि हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, उनकी रचनाएं भी प्रसिद्ध हैं, लेकिन आप केवल कवि ही नहीं हैं। अगर देखा जाए तो आप बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं हम लोगों की नज़र में, क्योंकि आप बेसिकली समाज की विसंगतियों पे लिखते रहे हैं, व्यंग करते रहे हैं। उसके साथ साथ आपने कोरोना काल में फ्रंट लाइन काम किया है। हम जहाँ तक मानते हैं कि ज़्यादातर ये देखा गया है कि कभी कुछ लिख देता है तो उसे लगता है हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, उनको लगता है हमारी जिम्मेदारी ख़त्म, लेकिन आप उससे 2 कदम आगे जाके आप लिखे भी हैं, साथ साथ आप उस पर ज़मीनी रूप से काम भी कर रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? असल में हम जिनके लिए लिखते हैं हमें उनके पास भी जाना होगा। हम अगर गरीबी की बात करते हैं, भुखमरी की बात करते हैं, तो क्या हम उन गरीब लोगों से मिलते हैं जा कर के? क्या उनके लिए हम कुछ कर रहे हैं, या फिर बैठ के अपने एसी ड्राइंग रूम में हम सिर्फ कलम घिसते जा रहे हैं, अखबारों में छपते जा रहे हैं, मंचों पे काव्य पाठ करते जा रहे हैं, लिफाफा पाते जा रहे हैं? ये वो कवि नहीं होता है। वो जो है वो व्यापारी है मेरी नज़र में। क्योंकि कवि अगर मिट्टी की बात करता है तो उससे मिट्टी से जुड़ना भी होगा। और आए नहीं आप माँ पे बड़े अच्छे शेर लिखते हों और माँ को अपने साथ ना रखते हों, अगर आप माँ पे शेर लिखते हैं तो आप अपनी संवेदनशीलता वहाँ भी दिखाइए जा करके। तो होता है कि सारे कवि कहते हैं कि भाई मैं तो लिखता, खाली सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होता है। आप जब जा करके जनता के बीच में आप उनका दुख दर्द समझिए जा करके और उनके कुछ किए। कवि को सिर्फ समस्या होनी चाहिए, हम समस्या देते हैं, उसका समाधान कैसे हो ये भी आना कवि साहित्य। कोविड के काल की आप बात कर रहे थे तो बड़ी अंतर्राष्ट्रीय आपदा आई और मुझे भी हुआ। और देख, गांव में बहुत बुरी दशा है। रायबरेली में ही L2 लेवल का सिर्फ एक ही हॉस्पिटल था वहाँ पर, एम्स, और कोई वहाँ व्यवस्था नहीं थी। और तो मैंने कहा देखिए मैं अपने स्तर से क्या कर सकता हूँ, मैं बहुत कोई व्यापारी नहीं, मेरे पास पैसा भी नहीं है कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। तो मुझे लगा कि जो मैंने अभी तक कमाया है और वो नाम के रूप में हो, लोग जानते हैं, पहचानते हैं, क्यों ना मैं इनसे अपील करूं कि कुछ मदद करें, मुझे अपने गांव में काम करना है। मैंने एक पोस्ट डाली सोशल मीडिया पे, उसमें मैंने सोनू सूद जी बड़ा अच्छा काम कर रहे थे उस समय, कुमार विश्वास जी काम कर रहे थे, मालिनी जी काम कर रहे थे, मैंने सबको मैंने टैग किया। और विदिन 1 आवर डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने कहा कि हाँ मैं तैयार हूँ। कुमार विश्वास तैयार हुए, सोनू सूद ने कहा मैं भी आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। सोनू सूद तैयार हुए, मालिनी जी ने कहा कि मैं भी तैयार हूँ। फिर यहाँ का आलमबाग का गुरुद्वारा मेरे साथ है कि मैं भी तैयार हूँ रायबरेली के लिए। उसके बाद बहुत सारे लोग आ गए मेरे, जो विदेश में बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, अमेरिका में हैं, यूके में हैं, उन्होंने भी बहुत सारे सामान मुझे भेजे। इतना सामान मुझे मिल गया कि मैं 4 ट्रक लाद के लखनऊ से गया था सामान के। उन ट्रकों में राशन था, राशन भी था, हज़ार कुंतल राशन था। और हमारे पास ये आपका कंसंट्रेटर्स थे हमारे पास, 10 कंसंट्रेटर मुझे मिल गए। इसमें तो सोनू सूद ने भिजवा दिए थे, 5 मुझे और मिल गए थे लोगों से। और मुझे सिलेंडर मिल गए थे उस वक्त, 50 सिलेंडर मिल गए थे, बहुत कुछ सामान मिल गया था मुझे। मैं सब ले करके गाँव पहुँचा और रायबरेली में मैंने 9 सेंटर बनाए। जहाँ ज़्यादा कोविड फैला हुआ था मैंने उन जगहों की पड़ताल करी, और जो खाली पड़े स्कूल थे उस वक्त, क्योंकि स्कूल बंद हो गए थे या पंचायत भवन जो थे वो बंद हो गए थे, तो मैंने स्कूलों और पंचायत भवनों में बिल्कुल L2 लेवल की फैसिलिटी वाले हमने सेंटर बनाए थे, जहाँ पर डॉक्टर भी अवेलेबल था और जहाँ पर एक टेक्निकल स्टाफ था जो ट्रेंड स्टाफ था,
जो वो लगाना जानता था, कंसंट्रेटर में कितना हमें प्रेशर सेट करना है उसे पता था, वो वहाँ पर रहता था। तो कितने लोगों की जान बची मैं बताऊं। और प्रशासन भी हमारे साथ आ गया बाद में, रायबरेली का। तो प्रशासन को लगा कि यार अच्छा काम कर रहे हैं। पहले लड़कियां बड़ी लड़ाका होती हैं, जी। ये आपका तो काफ़ी प्रचलित हो गया। कुछ अगर सुनाना भी चाहें हमारे चैनल के माध्यम से। अब मैं, चूँकि आपका चैनल है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे भारत जो आपका चैनल है, मैंने कुछ वीडियोज़ भी आपके देखे थे। बड़ी विसंगति है इस वक्त। अभी आपको पता होगा कि कल तकरीबन 40-42 चैनल्स पे प्रतिबंध लगा दिया गया। यूट्यूब चैनल्स थे, उसमें बता रहे हैं कि 63 करोड़ लोग उसे देख रहे थे। ठीक है, आप यूट्यूब चैनल्स पे आप प्रतिबंध लगा रहे हैं, आप बता रहे हैं देश विरोधी काम कर रहे हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है उस पे आप कुछ नहीं कर रहे हैं। वो कितना सांप्रदायिक विद्वेष फैला रहे हैं। जितनी भी प्राइम टाइम डिबेट आती हैं, कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि हम जब वो सिगरेट वाला सीन किसी फ़िल्म में आता है, तो हम उसमें नीचे एक वैधानिक चेतावनी लिख के आती है। क्यों आती ही आती है, सिगरेट का सीन है, वैधानिक चेतावनी लिख के आती है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वैसे ही जब ये प्राइम टाइम डिबेट आती है, जब ये सारे एंकर जब लड़ा रहे होते हैं मुर्गी-मुर्गा, तो उस वक्त भी नीचे लिख के आना चाहिए कि प्राइम टाइम डिबेट देखना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये लिख के आना चाहिए, क्योंकि हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं बैठ के टीवी देखती हैं शाम के टाइम, जब वो स्कूल से बच्चा आ जाता है, घर के लोग आ जाते हैं, तो वो क्या सीख रहे हैं वहाँ पे जा कर के। गाली गलौज एकदम खुलेआम हो रही है, एक दूसरे के ऊपर वो धक्की मुक्का हो रहा है, उसमें लात घूंसे भी चल रहे हैं और खुलेआम एकदम जो है हिंदू मुस्लिम हो रहा है। तो अब क्या हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं। एक छोटा सा व्यंग था, मैं आपको वो सुना देता हूँ कि मैं ये देख के चौंक रहा था, एक कुत्ता मेरी गली में लगातार 7 दिनों से भौंक रहा था। मैंने कुत्ते से पूछा, क्यों भौंक रहे हो, क्या चुनाव आ गया है? कुत्ता बोला, देश की दुर्दशा देख के मुझे ताव आ गया है, मैं भौंकने का विश्व रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ, तरीका बताइए। मैं बोला, तो गिनीज बुक के दफ्तर जाइए। कुत्ता गिनीज बुक के दफ्तर गया, संपादक से बोला, मैंने लगातार 7 दिन तक भौंका है, मेरे नाम विश्व रिकॉर्ड दर्ज करो। संपादक ने गिनीज बुक का पन्ना खोला और कुत्ते की ओर अधीरता भरी दृष्टि डालते हुए बोला, कुत्ते, माना कि भौंकना तेरा फर्ज है। कुत्ते, माना कि भौंकना तेरा फर्ज है, पर माफ़ करना, आजकल ये रिकॉर्ड किसी न्यूज़ एंकर के नाम दर्ज है। ये व्यंग होता है। तो अब इसमें आप समझ जाइए इशारों में। आप सामाजिक विसंगतियों पर जी। बहुत ही पैनी नज़र आपकी रहती है। जी, सामाजिक विसंगतियों पे तो हर व्यंगकार की नज़र होनी चाहिए, क्योंकि और विसंगतियों का कारण क्या है, उस पे नज़र होनी चाहिए। 2 वर्ग होते हैं समाज में हमेशा, एक होता है सत्ताधारी वर्ग और एक होता है जनता। सत्ताधारी वर्ग सत्ता चला रहा होता है और उसकी नीतियों से जनता प्रभावित होती है। वो क्या कर रहा है उससे जनता प्रभावित होती है। तो पहले कहा जाता था कि जो सर्वहारा वर्ग का कॉन्सेप्ट है कि शोषक और शोषित वर्ग। एक होता है शोषक, शोषक हमेशा पावर में रहता है, शोषित जो होता है उसके पास कोई पावर नहीं होती है। तो व्यंग्यकार का जो धर्म होता है कि उसके मन में जो शोषित है उसके प्रति करुणा का भाव होता है, और जो शोषक होता है उसके प्रति उसके मन में विद्वेष की भावना होती है। उसके मन में उसके प्रति उस पे वो कटाक्ष करता है, वो कभी शोषित पे कटाक्ष नहीं करता है। किसान पे व्यंग नहीं लिखा जाता है, जो पीड़ित प्रताड़ित होता है उस पे व्यंग नहीं लिखा जाता है। जो कर रहा होता है या जिसकी वजह से हो रहा होता है उस पे व्यंग लिखा जाता है। जैसे एक लाइन आपको मैं सुनाता हूँ कि व्यंग की एक लाइन है, एक ही लाइन में बहुत बड़ा व्यंग है कि जो विपक्ष में होता है वो बड़ा संवेदनशील कहा जाता है। थोड़ी समस्या हुई, पहले विपक्ष आवाज़ उठाता है, सत्ता वाला जो है
जब यही सत्ता विपक्ष में चला जाता है तो संवेदनशील हो जाता है, और जब ये सत्ता में होता है तो उस समय इसकी संवेदना अलग ही लेवल पे होती है। वो कोई आंदोलन होता है तो उसको दबाने की कोशिश करती है, कोई आवाज़ उठती है तो सत्ताधारी वर्ग का, हमेशा आज नहीं लंबे समय से चला रहा है, कोई अभी नहीं, उसको दबाने की कोशिश करता है। तो एक लाइन है कि कुर्सी का पानी से गहरा नाता है, कुर्सी का पानी से गहरा नाता। कुर्सी का पानी से गहरा नाता है, कुर्सी छीनते ही आँखों में पानी भर जाता है, कुर्सी छीनते ही आँखों में पानी भर जाता है, और कुर्सी मिलते ही आँखों का पानी मर जाता है, आँखों का पानी मर जाता है। ये सबसे बड़ी विसंगति है, और एक लाइन पूरी विसंगति को कह देती है। सामाजिक विसंगतियों पे आप लिखते रहते हैं, और आप इतना सारा हमें आज समय दे रहे हैं, इसके लिए हम आपका आभार जी, भी जी। व्यक्त करते हैं। ये आप बताना चाहेंगे कि बहुत सारी चीज़ों में आपने राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और स्थानीय स्तर पर विसंगतियाँ देखी हैं। उन पर आपने कविताएँ लिखी हैं, अपने तरीके से आपने अभिव्यक्ति की है। तो आप उस पर कुछ प्रकाश डालना चाहें कि आप, चूँकि आपने कहा कि केवल हमारा काम जो है उठाना ही नहीं, उनको बदलना है। बिल्कुल, उसके बारे में बिल्कुल। अगर कुछ राय दें। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बदलाव कैसे होता है, मैं एक आपको उदाहरण बताता हूँ कि हम लोग, जैसे मैं व्यंग्यकार हूँ, मैं अपने स्तर से क्या कर सकता हूँ। वो मैंने बताया कि रायबरेली मैंने काम किया। नहीं, वो तो आपको एक और अपनी- उदाहरण बताता हूँ कि कैसे एक लेखक एक अच्छा एक्टिविस्ट बन सकता है। ये जानकीपुरम एरिया लखनऊ में सेक्टर F, जी, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हुआ करता था। वहाँ पर एक वाइन शॉप है, बगल में सेक्टर F पार्क है, बहुत बड़ा गड्ढा था, सड़क थी ही नहीं वहाँ पे। और सीढ़ी रही कि आप बाहर निकलिए, यहाँ आपको गड्ढा मिलता था। उसके बाद में आप आगे जाइए तो 60 फीटा रोड, पूरा गड्ढा थी, रोड थी नहीं। और यहाँ के स्थानीय लोग बहुत परेशान थे। उन्होंने लगातार कभी विधायक जी से मिलते थे, कभी जा कर के नगर निगम को लिखते थे, कुछ हो नहीं रहा था। तो मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव जी, से जानकीपुरम में रहते हैं, यहाँ पे सीढ़ी रही में साइंटिस्ट थे पहले। तो मैंने सोचा कि यार कुछ किया जाए, और बारिश आई थी और सब गड्ढों में पानी भरा हुआ था। अब देखिए कहाँ से बदलाव हम लोग ला कैसे सकते हैं। मैंने कहा कि मैं गड्ढों का सम्मान करूँगा, और जो जिस हिसाब से जो गड्ढा है उसको इतना बड़ा सम्मान मिलेगा। तो हम लोगों ने गड्ढों का सम्मान समारोह आयोजित किया। उसमें हमने गड्ढों को सम्मानित किया। उसमें गड्ढा श्री, गड्ढा विभूषण, गड्ढा शिरोमणि, गड्ढभूषण, माने गड्ढों के साइज के हिसाब से गड्ढों को अवार्ड दिए, गड्ढा रत्न। तो जो सबसे बड़ा था गड्ढा शिरोमणि, वो सेक्टर F वाला गड्ढा था। हमने करीब 12-13 गड्ढों को बाकायदा मालाएं बनवाई गई, वो गड्ढे के साइज के हिसाब से गड्ढों का श्रृंगार किया गया, और स्थानीय नागरिकों को बुलाया गया। मैंने एक गड्ढों पे गीत लिखा, गड्ढों के फ़ायदे बताते हुए कोटेशंस लिखे। हम गड्ढों का हमने कतई विरोध नहीं किया, हमने सिर्फ गड्ढों के फ़ायदे बताए। भाई गड्ढे के इतने फ़ायदे आपको मिल सकते हैं, तो हमने वो फ़ायदे बताए, और खूब अच्छा उसका मीडिया हुआ। बहुत सारे यूट्यूब चैनल, मेन स्ट्रीम की मीडिया आ गई, और उन्होंने खूब उठाया। भाई गड्ढों का सम्मान हुआ पहली बार भारत में कहीं। और उसके बाद तुरंत मेयर का फ़ोन आया दूसरे दिन हमारे पास। उन्होंने वादा किया 30 दिन में सब सही हो जाएगा। काम शुरू हो गया वहाँ पर, और 30 दिन में नहीं, लेकिन वो जो इतना बड़ा गड्ढा था वो इतना बढ़िया सड़क में तब्दील हो गया, और धीरे धीरे बहुत सारे गड्ढे भरे गए। तो मुझे लगता है कि ये एक्टिविज़्म होता है। आप लिख रहे होते हैं तो आपको सोचना चाहिए कि विसंगतियों को हम अपने माध्यम से कैसे हम दूर कर सकते हैं। अब वो गड्ढा कि हमने कहीं उसमें फ़ायदा बताया ही नहीं। बहुत सारे मेरे पास फ़ोन आए, आप विरोध कर, मैंने कहा विरोध कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो सम्मान कर रहा हूँ गड्ढों का, ये इसको आप विरोध कैसे कह सकते हैं, मैं तो फ़ायदे ही बता रहा हूँ भाई। तो उसमें जो ई-रिक्शे आते थे, जो गड्ढे पार करते थे, जो स्कूटर आते थे गड्ढे पार करते थे, उनको सम्मानित करते थे कि आप ज़िंदा बच गए। उनको माला पहनाई जाती थी, कई रिक्शा वालों को माला पहनाई। हमने बताया कि सड़क क्षणभंगुर होती है, सड़क का कोई अस्तित्व नहीं है, सड़क आती है चली जाती है, गड्ढा शाश्वत होता है, गड्ढा अपना आकार कभी नहीं खोता है। हमने उसमें ये भी कहा कि भाई मत कहो कि सड़क पर गड्ढा है, बल्कि ये कहिए कि उसमें स्विमिंग पूल है, उसमें हम मछली भी पाली है, और सारी बड़ी सभ्यताएं गड्ढों से निकली हैं। तो हो सकता है कि कोई बड़ा गड्ढा है तो कोई नई सभ्यता ही शायद निकल जाए। मैंने कहा ये मत कहो कि अखबारों में आता है कि ई-रिक्शा गड्ढे में गिर गया, ये मत कहिए। ये कहिए कि ई-रिक्शा गड्ढे के सम्मान में झुक गया, वो सम्मान में झुकता है,
मैंने कहा भाई जो 2 गड्ढों और बीच में बैठे सांड, इन तीनों के बीच से जो अपनी स्कूटी निकाल ले जाए, उसे जो है चालक रत्न का सम्मान दे देना चाहिए। उसको जो है ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए परिवहन विभाग को अपना, कि ये देखिए। तो बहुत सारे फ़ायदे बताए हमने उसमें। हमने कहा कि भाई गड्ढे होने से बड़ा है, अगर गड्ढे होते हैं तो वो पानी जो होता है बारिश से गड्ढों में भरता है, और पानी जब बढ़ता है तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, इससे वाटर लेवल ऊपर आता है। अगर गड्ढे हैं उसमें पानी भर रहा है तो इससे हो सकता है कि ग्राउंड वाटर ऊपर आ जाए थोड़ा, वो भी बड़ा फ़ायदेमंद है आपके लिए। मैंने ऐसे बहुत सारे फ़ायदे लिखे थे, वो बड़े फ़ायदे बड़े वायरल सोशल मीडिया पे। वह गड्ढों के इतने फ़ायदे हमको पता ही नहीं था। ये ट्रामा सेंटर सारे गड्ढों की वजह से चल रहे हैं। हमने कहा भाई आप गड्ढे भर देंगे तो ट्रामा सेंटर का क्या होगा, और ये मत कहो कि हम भाई जनसंख्या कानून लाने जा रहे हैं, आप गड्ढों की संख्या बढ़ा दीजिए। और कभी कभी तो क्या होता है कि कभी कभी पे कोई जा रहा है, अचानक से बड़ा सा गड्ढा आ गया, गाड़ी चला रहे हैं और आपकी L3 हड्डी के नीचे कोई आपकी नस दब रही, अचानक खुल जाती है। मैंने कहा गड्ढा जो है न्यूरोसर्जन का भी काम करता है। कई प्रकार के फायदे बहुत फ़ायदे, अब वो फ़ायदे गिना दिए। इस तरह से मुझे लग रहा है कि लेखकों को सोचना चाहिए कि हम समाज के लिए भी क्या कर सकते हैं लिखने के अलावा। अच्छा, एक सवाल आपसे और भी है। आप वैज्ञानिक पेशे में भी हैं और जी, जी। सामाजिक विसंगतियों पर देखा जाए या आप व्यंगकार के रूप में आपको देखा जाए, समाज सेवी के रूप में देखा जाए, इस तरीके से तो आपका व्यक्तित्व काफ़ी विशाल हो चुका है। जी। लेकिन उसके अतिरिक्त आता है कि एक वैज्ञानिक के रूप में अथवा एक कवि के रूप में जी, आपको क्या जी। सबसे ज़्यादा पसंद है? जी, मुझे दोनों पसंद है। मुझे करीब 11 साल हो गए हैं वैज्ञानिक पेशे में रहते हुए। मैं सीनियर टेक्निकल ऑफिसर हूँ, अब इस वक्त हो गया हूँ प्रमोशन के बाद। और कविता करते हुए मुझे करीब 22 साल हो गए हैं। तो मैं 11 साल हमारी कविता विज्ञान से बड़ी है एक तरह से। तो मैं दोनों ज़िम्मेदारियाँ उठाने मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि तन और मन दोनों की दवाएँ बहुत ज़रूरी हो गई हैं इस वक्त। अब हम जा कर के मंच से वही काम करते हैं जो हम लैब के अंदर कर रहे होते हैं। लैब में भी हम ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे होते हैं। जब मंचों पे जाते हैं तो उसी ज़िम्मेदारी के साथ वहाँ भी मानवता के लिए ही हम काम कर रहे होते हैं। तो दोनों में बड़ा कोरिलेशन है और मुझे दोनों में काम करना बड़ा अच्छा लगता है। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ साहित्य को मैं विज्ञान में लाऊँ या फिर विज्ञान को ही मैं साहित्य में लाऊँ। ये मेरा एक बिल्कुल एक अलग सा काम है। मैंने बहुत सारी विज्ञान की भी कविताएँ लिखी हैं और उसको भी मैं प्रेज़ेंट करता हूँ। मैंने एक नई विधा शुरू की, साइंटेनमेंट। उसमें लिटरेचर भी है, साइंस भी है, कविता भी है। एक कॉकटेल होता है वो, साइंस और एंटरटेनमेंट का। वो पूरे 1.5 घंटे का मेरा शो होता है जिसमें मैं साइंस की बातें करता हूँ और लोग कवि सम्मेलन की तरह से उसे सुनते हैं। जैसे लग रहा है कोई हास्य कवि सम्मेलन चल रहा है। उसी तरह से मैंने साइंस को लेकर के कि उसको जनता तक हम कैसे पहुँचाएँ, बहुत सरल भाषा में, सरल और हास्यात्मक तरीके से, कि लोग हँसते-हँसते, हम बड़े कॉन्सेप्ट पे हम लोग हँसते-हँसते सीख रहे हों। तो उस पे मैंने काम किया है। तो विज्ञान और कविता दोनों को मैंने संयोजित करने का काम किया है और मैं उसे लगातार कर रहा हूँ। मेरी कई किताबें इस विधा को लेकर के आई हैं। मैंने परमाणु ऊर्जा पे बहुत लिखा, एनवायरनमेंट पे बहुत लिखा, मैंने डीएनए पे लिखा, मैंने माइक्रोसोम पे लिखा, मैंने जेनेटिक इंजीनियरिंग पे लिखा, मैंने न्यूक्लियर फिजिक्स पे लिखा, मैंने इन सब पे कविताएँ लिखी हैं। तो मैं अपने इस टैलेंट का जो मुझे विज्ञान से अर्जित हो रहा है और कविता से भी जो मुझे अर्जित हो रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों को मिलाने का मैं काम करूँ। वो आपने बखूबी किया भी है और जी। सबसे अच्छी बात ये है कि अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग होते हैं समाज में कि एक बार कोई अचीवमेंट पा जाते हैं तो उसके बाद में वो समाज की तरफ थोड़ा कम मुखरित होते हैं, चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन अगर आपका देखा जाए तो जी, आप नए युवा कवियों को भी ट्रेनिंग देते रहते हैं, उन्हें लिखने बिल्कुल, की बिल्कुल। बातें बताते रहते हैं। ये सब भाव आते कहाँ से हैं? अब देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस परिवेश से निकला हूँ, अगर मुझे जीवन में अच्छे लोग ना मिलते, तो शायद मैं यहाँ ना पहुँचता। तो महत्वपूर्ण होता है कि आपका टैलेंट तो ठीक है, लेकिन आपके जीवन में कितने लोग, अच्छे लोग आपको मिलते हैं। तो जैसे मुझे अच्छे लोग मिले और वो मेरे गाँव से लेके, लखनऊ से लेके दिल्ली तक मुझे अच्छे लोग मिलते गए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी क्या किसी को मिल सकता हूँ। मैंने जो अर्जित किया है वो मैं किसी को दे सकता हूँ। समस्याएँ वही सारे लोगों की हैं। जब मैं शुरू-शुरू में आया था, जो मेरी समस्याएँ थी, वो वही आज के दौर के युवा लेखकों की, कवियों की समस्याएँ हैं। सेम समस्याएँ होती हैं कि सर मैं लिखता हूँ, लेकिन मैं कहीं पढ़ नहीं पा रहा हूँ,
या मेरे पास बहुत रोज़ मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर मैंने कितनी अच्छी कविता लिखी सर, आप देखिए एक बार, अब मैं इस कविता का क्या करूँ? मुझे कहीं मंच मिल जाए, मैं इसे पढ़ लूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मुझसे क्या हो सकता है, मैं उनके लिए क्या मैं कोई कार्यक्रम आयोजित करा पाता हूँ, या मैं उनके लिए कोई ओपन माइक करा पाता हूँ लखनऊ में। तो मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि उन लोगों को मैं प्रोत्साहित कर सकूँ, क्योंकि पीढ़ी का निर्माण भी करना होता है। अगर आप साहित्यकार हैं, तो मैं भी यंग हूँ, मेरे पीछे भी मुझसे बहुत अनुजों की एक लंबी पीढ़ी है, कतार है। तो वो कैसे आगे आएँगे? उनको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मुझे भी ज़रूरत पड़ी किन्हीं लोगों की। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको मैं फ्रंट में लाऊँ और उनको लगे कि भाई इन्होंने, पंकज भैया ने हमको फलाँ कवि सम्मेलन में मेरा नाम दे दिया, या फलाँ जगह मैं कोशिश करता हूँ उनकी कविताएँ भी अपनी वॉल पे शेयर करता रहता हूँ युवा कवियों की, कि देखिए नई कलम है, नई कोपा, इसे आपका आशीर्वाद चाहिए। लोगों को पसंद आती है, तो कोशिश कर कि जो मुझे मिले वो मैं दूसरों को दे सकूँ। और मेरी किताब है, लड़कियां बड़ी लड़ाका होती हैं, ये अभी जी, पब्लिश हुई है, जी। और इसमें तकरीबन 64 कविताएं हैं, और ये 64 कविताएं मंच से पढ़ी जा सकती हैं। इसमें कोई ऐसी कविता नहीं जो बोरिंग हो कहीं से भी। तो आप हाँ, देखिए, कवि आदमी बनता कैसे है? छोटी सी कविता है। जी, अगर तुम कुढ़ते नहीं हो, अगर तुम कुंठित नहीं होते हो, अगर तुम जलना नहीं जानते, अगर तुम डूबना नहीं जानते, अगर तुमने प्यार नहीं किया, पीड़ा को महसूस नहीं किया, तड़प से वाबस्ता नहीं हुए, खुद के दिल को दुखाया नहीं, अगर तुमने ठेले पर बतासे नहीं खाए, अगर तुमने भिखारी को दादा नहीं बोला, अगर तुम चढ़ान पर रिक्शे से उतरे नहीं, अगर ऑफिस के चपरासी को कभी सर नहीं बोला, अगर तुमने प्रतिरोध नहीं किया, तटस्थता के बहाने चुप रह गए, अगर तुम सत्ता के जी हुजूरी में लगे रहे, अगर तुम गिरकर उठे नहीं, उठकर गिरे नहीं, अगर तुम रोना नहीं जानते, खुद को खोना नहीं जानते, अगर तुम गलती को स्वीकार करना नहीं जानते, अगर तुम खुद पर वार करना नहीं जानते, अगर तुम किसी की नज़रों में खटकते नहीं हो, अगर तुम अंधेरे में भटकते नहीं हो, अगर तुम महफिल में अकेलापन नहीं महसूस करते और अकेलेपन में खुद से बतियाते नहीं, तो मेरे दोस्त, तुम अच्छे इंसान तो हो सकते हो, लेकिन अच्छे लेखक और कवि तो कतई नहीं हो सकते हो, कतई नहीं हो बहुत ही सकते। सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत-बहुत आभार। चलिए, आपका बहुत-बहुत आभार, आपने इतना सारा हमको समय दिया। जी, फिर आपसे हम चाहेंगे कि इसी किताब से कुछ पंक्तियाँ और कुछ आपके जीवन से जुड़ी बिल्कुल, जो समय-समय पे जो आपने अनुभव किए हैं, बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। अनुभव से सीखा कार्यक्रम में हम लोग पुनः मिलेंगे। बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत शुक्रिया।